बहुत शुक्रिया नीरज और रश्मि, दोनों ही को मैं बहुत करीब से जानता हूँ, मेरे प्रिय है। और मनीष भाई, ईजा स्टूडियो, आप सब लोग। एक लंबा अरसा हो गया है, करीब 2018 के बाद मैंने मंचू में उस तरह की भागीदारी नहीं करी और एक लंबे अरसे बाद फिर आप लोगों के सामने हूँ, क्योंकि मैं एक समावेशी कृषि को लेकर के रहवासी किसानों के साथ काम कर रहा था पूर्वी रामगंगा के किनारे। और अब ठेके में पढ़ाता हूँ, ठेके का मास्टर हूँ उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में। और इस पूरी यात्रा में आज बहुत सारे चेहरे गायब हैं, क्योंकि मैं आंदोलन जीवी आदमी हूँ। उन चेहरों को मैं याद करना चाहता हूँ। हमारी कविता के साथी मंगलेश डबराल, असरदार सरदार अजीज सहानी, हमारे अग्रज संस्कृति कर्मी पंकज सिंह महर, आपके अल्मोड़ा के डीएफओ रहे जीवन सिंह मेहता, और हमारे युवा ही थे, पत्रकार और स्कॉलर दीवान सिंह नगरकोटी दीवानदा, और अभी कुछ दिन पहले हमसे विदा हुए बिमल भाई एक गांधीवादी कार्यकर्ता थे। और बिमल भाई का होना हमारा होना था, क्योंकि पंचेश्वर मूवमेंट में हम उनके साथ रहे। दरअसल मैं इन सब नामों को याद इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि आप सब लोग हमारे साथ हैं। उनमें से कुछ युवा है, कुछ हम उम्र है, और कुछ को मैं बहुत करीब से जानता हूं। और यह सब लोगों का होना इसलिए ज़रूरी है कि जिन कविताओं को हम पढ़ रहे हैं, जिनको हम बोल रहे हैं, वो इन लोगों के हाथों का औजार बने, ऐसी मेरी दिली इच्छा है। और ऐसे लोग लगातार आते रहें, हमारी आवाज़ों को उठाते रहें। मैं जब कविता के बारे में सोचता हूँ तो मुझे बहुत सारे संदर्भ याद आते हैं। उसमें नाजिक हिकमत का एक संदर्भ है जो बोलते हैं, कविता में बहुत सारा अभी ऐसा है जो हमें जानना बाकी है। उसमें व्लादिमीर मायाकोव्स्की याद आते हैं जो कहते हैं कि ऋणी होता है कवि अपने समाज का, उसे चुकाने होते हैं कर्जे और ब्याज, और उनसे माफ़ी मांगते हैं जिनके बारे में वो अब तक नहीं लिख पाए। और जब मैं कविता के बारे में सोचता हूँ, मुझे गोरख पांडे याद आते हैं जो कहते हैं कि हमेशा ऊपर के अंधकार को ही नहीं, नीचे उजाले को देखकर भी कवि को कविताएं लिखनी चाहिए। तो हमारी कविताएं ऐसी ही कविताएं हैं। कई बार मैं सोचता हूँ, जब मैं पहाड़ के लिए लिखता हूँ, मेरे पहाड़ का मतलब केवल कुमाऊं या उत्तराखंड का पहाड़ नहीं होता। तमाम विश्व को छूने वाले पहाड़ मेरी कविता के विषय होते हैं। मैं उनके बारे में जानता हूं क्योंकि मैं एक पहाड़ी आदमी हूं। रसूल हमजातों ने एक बार कहा था, रसूल हमजातों चेचन्या का एक लिखाड़ था जो हमारे पूर्वज लिखाड़ों में से एक था। अपने पहाड़ों के लिए लिखता था, पहाड़ी आदमी को दो चीज़ों की रक्षा हमेशा करनी चाहिए, एक अपनी टोपी की क्योंकि टोपी के नीचे सर होता है, और एक अपने नाम की क्योंकि आपके नाम में एक आग है। हम इस आग को बचाना चाहते हैं, हम इस आग को बहुत मजबूती से बचाना चाहते हैं। जब मैं पहाड़ के बारे में बात करता हूं, मैं उसे महिमा मंडित नहीं करता, उसकी प्राकृतिक सुंदरता को नहीं मानता, उसके तमाम तरह के छुआछूत जातिगत भेदभावों को, संरचनागत मजबूरियों को नहीं मानता। मैं उसके हाड़ मांस को लिखने वाला एक मामूली सा अदना सा लिखाड़ हूं। मुझे तो ढंग से स्टेज पर बैठना भी नहीं आता। और जब मैं पहाड़ के बारे में सोचता हूं तो मैं पहाड़ को संरक्षित और बचाए जाने के पक्ष में बिल्कुल नहीं हूं। ये बात मैं सभी से कह देना चाहता हूं। मैं पहाड़ को और बेहतर और सुंदर और मानवीय होने देना चाहता हूं। मैं उसको और सुंदर सजाना चाहता हूं, क्योंकि बचाया उन चीज़ों को जाता है जो मर रही होती है। मुझे लगता है नहीं, पहाड़ नहीं मर रहे हैं, वो बच रहे हैं। और मैं आवाज़ों का आदमी हूँ, मैं भाषा का आदमी कतई नहीं हूँ। मुझे भाषाओं से उतना लगाव नहीं है जितना आवाज़ों से लगाव है। इसलिए मैं चाहता हूं कि हमारी आवाज़ें बचे, और वो आवाज़ें हमारी परिधि पर खड़े लाख उन बेघरों की है जिनको तमाम तरह के परियोजनाओं के अंतर्गत डुबो दिया गया, जिनको विस्थापन दे दिए गए,
जिनको रोजगार के लिए आज भी दर दर भटकना पड़ रहा है, जो डोलियों पर मीलों दूर चलकर आज भी गर्भाधान केंद्र तक पहुंच रही हैं, उन महिलाओं के लिए, उन लाखों लाख विद्यार्थियों के लिए जो हर बार नदियों में बह जाते हैं। दरअसल मेरी कविता इसी नीचे तलछट से उठती हुई रोशनी के साथ लिखी जाने वाली कविता है। और मैं उम्मीद करता हूं, मैंने जितनी भी कविताएं यहां सुनी, और मैं ये भी मानता हूं कि प्रवासन हमारे खून में है। मुझे पलायन से कोई गुरेज नहीं है। मुझे अच्छा लगता है कि हमारे लोग देश और दुनिया में फैलें, इस तरह फैले कि जैसे पहाड़ अपनी नदियों को समुद्र तक पहुंचाता है, और सीखें चीजों को। जब तक हम फैलेंगे नहीं, हम एक दूसरे की संस्कृति को नहीं समझेंगे, और जब तक नहीं समझेंगे तब तक हम यही देखेंगे कि जो कुछ था मेरे पास ही है, किसी और के पास तो है ही नहीं। तो मैं चाहता हूं कि आप अपने इस माइंड सेटअप से निकलेंगे एक ऐसे समय में जब पूरे देश को एक ही झंडे, एक ही नाम, एक ही रंग और एक ही नाम रटाने के लिए मजबूर कर दिया गया हो। उस समय में मुझे लगता है कि हमारी गीत, हमारी कविताएं और हमारा डायलेक्ट टोन जो कविता के भीतर मौजूद है, वो ये बताएगा कि ये धरती, ये भारत, ये बहुसंस्कृति और बहुलतावाद की भूमिया है, और इसमें कोई भी आदमी सबके लिए बराबरी है। और मैं अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धता को स्पष्ट करते हुए बताता हूं कि मैं एक राजनीतिक कवि हूं, और यही मेरा दोष है। मैं जानता हूं कि जब मैं बोलूंगा तो मेरे बोलने में इंद्र कुमार मेघवाल भी आएगा, जिसे घड़े के पानी को छूने से मौत के घाट उतार दिया, और वह झारखंड की लड़की भी आएगी जिसे अभी 2 दिन पहले उसके वार्डन ने नाली का पानी पिला दिया, एक मामूली कहासुनी पर। मैं इस देश के कानून पर भरोसा रखता हूं, मैं इस देश के संविधान पर भरोसा रखता हूं, और इन सब के बावजूद मैं कहना चाहता हूं कि 21वीं सदी की जो पहाड़ की कविता है, उसने दिल्ली की तरफ पीठ फेर दी है, और वह अपने आप में अब बहुत मजबूत हो गई है। इधर की कविताओं में हम ये बात देख रहे हैं। हम आलोचक नहीं पटाते, हम एकेडमिक केंद्रों से मुक्त कवि है, हम आवाजों के कवि है, और ये आवाजें बनी रहनी चाहिए। आपके कंठों से जिस तरह फूट रही है, मैं आपको प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि आपकी कविता और भारी और गहरी होकर आएगी और इस तिलिस्म को तोड़ेगी, इस बचाने के खिलाफ, इसे बनाने के पक्ष में खड़ी होगी, और एक सुंदर बनाने, एक मानवीय बनाने की, जैसे कि मनीष भाई ने हमसे बात करी। तो दर्शकों तक हम ये माइक पहुंचा रहे हैं, तो इस संवाद ताकि 2 तरफा हो पाएगा। जब हम कविता के बारे में कहते हैं और पहाड़ के मुद्दे पर आते हैं, तो बेसिकली हिंदी के जो कविता है या जो मेन स्ट्रीम कविता है, उसमें पहाड़ एक रूढ़ बिंब की तरह है। पहाड़ का मतलब होता है दुख का बोझ, उसके सर पर पहाड़ टूट पड़ा। हम चाहते हैं हम इन रूढ़ बिंबों को, इन प्रतीकों को उलट और पुलट कर रख दें। हम नए तरह से कविताओं को गढ़ने की कोशिश में हैं, और इस कोशिश में हमारी लड़ाई अपने आम, दमित, शोषित तबकों के साथ खड़ी है। तो ये मेरी कविता की प्रतिबद्धता है, और अगर आप लोग कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं 1-2 कविता अपनी सुनाना चाहूंगा। तो मैं अल्मोड़ा में जब मैं रहा तो अल्मोड़ा पर ही लिखी कुछ कविताओं को सुनाना चाह रहा हूं, जो यहीं लिखी। तो इसी कविता से मिलता हूं, क्योंकि प्रेम, जब भी मैं प्रेम लिखता हूं, लोग उसे इनकलाब समझ लेते हैं। तो ये प्रेम कविता ही है। चौमास भर देगा धरती की गाद, प्यास हरी होकर उगेगी, सूखा है जो वह रह जाएगा बाकी, बह न सकेगा आंखों से समय, तब कविता में बच जाएगा मेरा होना, पत्तों की तरह गल कर मैं खाद हो जाऊंगा, बिखर जाऊंगा धरती के सीने में। सुनो, मैंने धरती से प्यार किया है, स्वर्ग से मेरा क्या वास्ता।
एक कविता है लिंगुड़ बेचते लड़के। पल्यू बैंड में बहुत सारे लड़के लिंगुड़ बेचते हैं। अगर आप सेरा घाट की तरफ जाते हैं तो आप देखेंगे उसी को सुनाता हूं। ओ लिंगुड़ बेचते लड़को, हरे रहना थोड़ा नरम भी, आदम फर्न की कोपलों सा। जब तुम दुनिया के बारे में जानोगे तुम्हें फर्न से प्यार करने वाले प्रेम और द्रोह के कवि पाब्लो के बारे में पता चलेगा। तुम धड़कोगे जिस वक्त तब मेरे बारे में सोचना, मेरी ईजा भी तुम्हारी ईजा की तरह एक घसियारिन की बेटी थी। और हम सब द्रूह पहाड़ों पर लिंगुड़ की तरफ फैले हुए सबसे आदम घास है। इसका दूसरा हिस्सा है, जीभ स्वाद के स्वर्ग की मोहक गुलाबी सर्पिणी है। जीभ स्वाद के स्वर्ग की मोहक गुलाबी सर्पिणी है हमारी इच्छाओं की तरह। फर्न धरती की आदम घास हमारे भावनाओं की तरह। सब कुछ पा लेने के लिए न सही, कुछ खो लेने के लिए भी उगाना कभी। लिंगुड़ सा सबसे कठोर चट्टानों के सामने। इसका तीसरा हिस्सा है, फर्न का पत्ता हाथ में लिए। शायद आप सब लोगों ने किया होगा, छपाक से फर्न का पत्ता लगाते। किसी ने किया, हाथ खड़ा करिए। हाँ, उसी को समझिए। फर्न का पत्ता हाथ में लिए प्रेमिका की उल्टी हथेली में जरूर लगाना, चपाक से चमकन छाप। फर्न के छिणके बनाना, नाक की लौंग कान की बाली बनाना। दुनियादारी में उलझने से पहले प्रेम में जरूर पड़ना, ओ लिंगुड़ बेचते लड़को। तो अभी क्या करना है, मेरे पास कितना समय है? 5 मिनट। तो मैं इस 5 मिनट में एक कविता सुनाता हूं, मेहल का खिलना। और ये जो कविता है, ये कविता है, जब अल्मोड़ा से आप नीचे को जाते हैं, क्वारब से ऊपर की तरफ आते हैं, तो आप देखते हैं कि सामने जो गांव है, उस छोटी सी जो धारा कोसी में मिलती है, उस तरफ मेहल खिलता है, बहुत ही शानदार। और मेरी एक कविता है, प्यारे बच्चों। और आपके अल्मोड़ा में जब मैं बाल कटाता था तो नाई की कैंची से वो आवाज़ आती थी, और उसकी जो बिटिया थी वो रोज नाई के कैंची को देखती थी। तो उसमें मैंने एक मेटाफर इस्तेमाल किया, कैंची से निकलती आवाज़ में गौरैया की आवाज़ ढूंढती हुई बिटिया। तो जो आपके प्रतीक और बिंब होते हैं वो आपको कब टकर जाए, कब मिल जाए, उसका कोई भरोसा नहीं। इसलिए सब लिखने वालों से कहूँगा कि आप अपने अगल बगल देखते रहिए, क्या पता आपको कौन सा मेटाफर, कौन सी कविता आपको कहाँ मिल जाए। और ये जो कविता है, ये राज्य में राजधानी पर लड़ रहे बेरोजगारों के लिए है। मेहल का खिलना। मेहल बेसिकली इतना बेसिक फूल है, कोई भी काट करके उसमें एक नई कलम लगा लेता है। और ये हमारी नियति है, हमको कितनों ने काटा, हम पर नई कलमें लगाई। तो इसलिए ये कविता उसी मेटाफर पर है। लौटकर अपने सीतावकाश से रीख चखेंगे ग्रीष्म का मेहल फल, और कुरूपता से उधेड़ देंगे पहाड़ों के चेहरे। उनके लिए मेहल का खिलना कोई बड़ी घटना नहीं। वे राजधानी को रातों रात दिल्ली से दौलताबाद ले जाने वाले पागल बादशाहों के उत्तराधिकारी हैं। जब जब खिला मेहल, मेहल का खिलना देखते रहे खेत। चोर भंवरों ने चखा उनके माखनी फूलों का पराग। शहद हुआ डिब्बा बंद, उपेक्षित पड़ा रहा मेहल खेतों के आल चाल किनारों में। जलावन था मेहल, माखनी फूल का यह बेनाम गुलदस्ता, बसंत के दिनों पहाड़ों को चूमता हुआ, सबसे पथरीली जमीनों पर उठ खड़ा हुआ, सबसे मटमैले पहाड़ों को बहुरंग बनाता हुआ, हुलसते नई उम्र के युवाओं की तरह उपेक्षित, जिसके सारे स्वप्न बेचकर, काट कर जिसका आसमान, जिसके तनु पर रोप दी गई मुनाफे वाली उन्नत फसलें, उन्नत किस्में, अपनी जमीनों पर, अपनी तनु पर, अपनी जड़ों पर कलम कर दिया गया मेहल का पेड़, बावजूद
सरकारें बदली, फिर बदली, फिर बदली, फिर खिला मेहल।